ये मेरा सौभाग्य है सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि सीर गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था, सिंगल लेन का सड़क था। आज हमने वहां 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया है। आश्रम को भव्य रूप दे दिया है, बहुत भव्य रूप दे दिया है। और आश्रम को भव्य रूप देने के साथ साथ सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ साथ अन्न क्षेत्र का निर्माण और रविदास जी महाराज के नाम पर सैकड़ों बीघा लैंड जमीन को खरीद करके वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज का लिखे नाम का पार्क और उनकी एक भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है, एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई किराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है, ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। और यही तो कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है इस सुख तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज ने। एक दिव्य संत थे। सुख तीर्थ भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। आज से नहीं, ये भागवत भूमि है। 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली भागवत की कथा इसी धाम पे सुना करके उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में भक्ति का, ज्ञान का और मुक्ति का क्या महत्व हो सकता है, इसकी प्रेरणा इसी पावन धाम ने कराया। जब हम पूज्य संतों की परंपरा की बात करते हैं तो मध्यकाल में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत की धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था, उस कालखंड में ज्योति की एक पुंज के रूप में सदगुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। काशी में जो भारत की सनातन धर्म की प्राचीन नगरी है, उस काशी में सीर गोवर्धन में सदगुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होना और उन्होंने अपने कर्म साधना के माध्यम से जो एक प्रेरणा वहां से दी, वह आज भी पूरे देश के लिए, हर श्रद्धालु जन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। जब हम सदगुरु रविदास जी महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, बहनों और भाइयों, सदगुरु रविदास जी महाराज ने सामाजिक आडंबर और कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक भी किया, कर्म पर विश्वास करने की प्रेरणा दी, एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया और उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहनों और भाइयों, ये संत सदगुरु रविदास जी महाराज का कथन ये जीवन में आंतरिक पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक होता है, एक नई प्रेरणा है और इसीलिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा दी। संत रविदास जी महाराज के गुरु रामानंद जी महाराज ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।
और यही परंपरा आगे बढ़ती है। तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम पसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, कितनी दिव्य वाणी है, कितनी दिव्य वाणी है सदगुरु रविदास जी महाराज की। उन्होंने कहा यह रविदास तब प्रसन्न रहेगा जब बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। और याद करिए, संत रविदास जी महाराज की इन बातों को अक्सर किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भारत के 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार अन्न का वितरण कराया जा रहा है। ये होती है संतों की प्रेरणा। ये मेरा सौभाग्य है सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था, सिंगल लेन का सड़क था। आज हमने वहां 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया है। आश्रम को भव्य रूप दे दिया है, बहुत भव्य रूप दे दिया है। और आश्रम को भव्य रूप देने के साथ साथ सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ साथ अन्न क्षेत्र का निर्माण और रविदास जी महाराज के नाम पर सैकड़ों बीघा लैंड जमीन को खरीद करके वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज का के नाम का पार्क और उनकी भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है। एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई किराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है। ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। और यही तो कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है इस सुख तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज ने। एक दिव्य संत थे। सुख तीर्थ भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। आज से नहीं, ये भागवत भूमि है। 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली भागवत की कथा इसी धाम से सुना करके उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में भक्ति का, ज्ञान का और मुक्ति का क्या महत्व हो सकता है, इसकी प्रेरणा इसी पावन धाम ने करवाया। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी के अपने पदाधिकारियों को, जिन्होंने आज महाराजा सुहेलदेव के प्रति ये सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए प्रातः काल 7 बजे मैंने फोन किया था तो पता लगा 10,000 की भीड़ आ चुकी है। प्रातः 7 बजे कार्यक्रम 11 बजे के बाद होना था, लेकिन तब भी ये उत्साह आपने दिखाया और आपने साबित कर दिया है कि वास्तव में आयोजन तो, मेला तो महाराजा सुहेलदेव का होना चाहिए, सालार मसूद का नहीं। सालार मसूद का नहीं। सालार मसूद एक आक्रांता था। आक्रांता का मेला और आक्रांता की स्मृति में आयोजन का मतलब गुलामी की मानसिकता,
याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक बात की प्रेरणा दी, पंच प्रण जो देशवासियों को उन्होंने दिलाए थे। विरासत का सम्मान है महाराजा सुहेलदेव। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, सालार मसूद के नाम पर होने वाले आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगना, यह गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का है। कानून का सम्मान, एक साथ इतनी भारी संख्या में प्रातः काल से लोग आए, शालीनता के साथ कानून का पालन कर रहे हैं और एकता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोई जाति का भेद नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, हम सब एक हैं। अपने महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं और कर्तव्यों का पालन, हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कि हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कर्तव्यों की शिक्षा हमें भारत के संविधान के माध्यम से दी है, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है। कौन वे लोग थे जिन्होंने इन महापुरुषों को सम्मान से वंचित किया? कौन वे लोग थे? कौन वे लोग थे जो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे? कौन वे लोग थे जो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का विरोध कर रहे थे? कौन लोग थे जो महाराजा बिजली पासी के शौर्य और पराक्रम को भुलाने का काम करते थे? जैसा स्मारक यहां पर महाराज सुहेलदेव का बना है, ऐसा ही भव्य स्मारक महाराजा बिजली पासी का हम लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। लखनऊ में बनेगा। उन्होंने भी विदेशी आक्रांताओं को रोका था, दमदारी के साथ रोका था और उनके साथ युद्ध करते हुए, उन्हें पछाड़ते हुए विदेशी आक्रांताओं को दूषित करने का काम किया था। और महाराजा बिजली पासी के नाम पर लखनऊ में इसी प्रकार का भव्य स्मारक बनाने की तैयारी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, 1857 की क्रांति की 4 वीरांगनाओं ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का मोर्चा संभाला था, वीरांगना अवंतीबाई ने, वीरांगना झलकारी बाई ने और वीरांगना उदा देवी ने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के काम किए थे। आपको याद होगा, इन तीनों वीरांगनाओं के नाम पर, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी के मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय का नामकरण किया जा चुका है और महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर डबल इंजन की सरकार ने बदायूं में महिला पीएसी की एक नई बटालियन का गठन किया है और उसका नामकरण और बड़ी ऐसे ही अश्वारोही प्रतिमा महारानी अवंतीबाई का वहां पर हम लोग वीरांगना अवंतीबाई का लगाने जा रहे हैं। वीरांगना उदा देवी का एक भव्य प्रतिमा का निर्माण लखनऊ में महिला पीएसी की महिला बटालियन का हमने गठन करने की कार्रवाई चल रही है। लगभग 35-40% काम हो चुका है। जैसे कार्य पूरा होगा, वीरांगना उदा देवी पासी की एक भव्य प्रतिमा, अश्वारोही प्रतिमा, तलवार लहराते हुए वीरांगना के भाव के साथ दुश्मन को ललकारते हुए एक भव्य प्रतिमा की स्थापना हम लोग लखनऊ में करने जा रहे हैं। और झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई का के नाम पर महिला पीएसी बटालियन का गठन गोरखपुर में हो रहा है। वहां पर उनके नाम पर हम लोग वहां पर भी इसी प्रकार की भव्य प्रतिमा की स्थापना करने जा रहे हैं। लगभग 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं को जवाब क्या होना चाहिए, उसकी मिसाल प्रस्तुत करने वाले महाराज सुहेलदेव को जो इतिहास में सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए
डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने संकल्प लिया था कि और मुझे प्रसन्नता है कि भव्य स्मारक का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बहराइच के इसी चित्तौड़ा नामक स्थान पर एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और साथ साथ बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के ही नाम पर रखा गया है। हॉस्पिटल का नाम बालार कृषि के नाम पर रखा गया है, जो महाराजा सुहेलदेव के गुरु थे उनके नाम पर। और आजमगढ़ के विश्वविद्यालय को भी हमने राज्य सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय बनाया गया है उस विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया है। बहनों और भाइयों, महापुरुषों के प्रति सम्मान क्या होना चाहिए, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। और मैंने इसीलिए बहराइच के एक कार्यक्रम में आकर के तब कहा था, मैंने कहा था बहराइच की एक धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा एक इतिहास थी, वह सच करके दिखाया था महाराज सुहेलदेव ने, इसी भूमि पर दिखाया था जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे, 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इस बारे में आदेश था कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए और इसीलिए उस प्रण और उस भाव को व्यक्त करने के लिए मन में एक इच्छा थी, महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, इतिहास ने भले ही उनके साथ नाइंसाफी की है, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी, क्योंकि हमारे सामने प्रेरणा पुरुष के रूप में ऐसा महापुरुष शौर्य और पराक्रम का प्रतीक होना ही चाहिए जो महाराज सुहेलदेव के रूप में आज हमारे सामने है। और आज उनका एक भव्य स्मारक यहां पर हम लोगों ने बना करके आज बहराइच वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, जिन लोगों को जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के साथ इस पराक्रम में युद्ध लिया था, उस युद्ध में भाग लेकर के भारत को विधर्मियों के आक्रमण से बचाया था, भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने का काम किया था, धरा को भी और धर्म को भी बचाने का काम किया था, उन लोगों को बदलित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया?
आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? महाराज सुहेलदेव को यह सम्मान पहले बनाने का काम जो होना चाहिए था, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाए? उनके नाम पर विश्वविद्यालय पहले क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक के नाते हुए लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे। और मैं यही बोलना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग आज भी जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नायक, राष्ट्र शिल्पी, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम को यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मनाती है, प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापना केवड़िया गुजरात में स्थापित कराया, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, काजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से काजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा बालार कृषि के नाम पर होगा। इस मंडल का मुख्य आयोजन होगा आदि शक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर होगा। दुनिया जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड महामारी से पस्त था, तब भारत बेहतरीन कोविड प्रबंधन के साथ साथ अपने बेहतर भविष्य के लिए, विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रहा था। याद करिए 3 दशक से लंबित थी ये योजना और 3 दशक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 में लागू किया। आज परिणाम है कि बेसिक एजुकेशन में पीएम-श्री स्कूल के माध्यम से 14,500 से अधिक स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आच्छादित किया जा रहा है। देश के अंदर इस दौरान आईआईटी, आईएम ये बने हैं, जिनमें 14 के बाद 8 नए आईआईटी, 7 नए आईएम का निर्माण हुआ। देश के अंदर पीएसयूज के माध्यम से जो रोजगार दिए गए 8,60,000 से अधिक भर्तियां देश के अंदर हुई और 490 से अधिक केंद्रीय यानी नए विश्वविद्यालयों का निर्माण भी देश के अंदर हुआ है। स्वस्थ भारत एक समर्थ भारत का आधार बनेगा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। और आज याद करिए, पिछली सरकारों में कांग्रेस ने एक एम्स बनाया था, सरदार अटल जी ने 6 एम्स बनाए और मोदी जी के कालखंड में एम्स की संख्या हुई है 23। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में, दूसरा रायबरेली में। देश के अंदर 2014 तक केवल 380 मेडिकल कॉलेज थे। आज अकेले उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं और देश के अंदर 2045 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में मेडिकल की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स 2014 तक केवल 51,348 सीट्स थी।
आज ये संख्या बढ़कर के 1,18,000 हुई है और पीजी की सीट 2014 में 13,246 थी। आज ये संख्या बढ़कर के 74,000 इसके बाद नई जुड़ी है। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत के अंदर पहली बार देश के अंदर 9 करोड़ से अधिक, यानी देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से आच्छादित हुए हैं और जिसमें आज भी 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध करवाई गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या भी देश के अंदर 1,76,000 से अधिक हुई है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती औषधि लोगों को प्राप्त हो 16,000 से अधिक ऐसे जन औषधि केंद्र जिनके माध्यम से एक सामान्य नागरिक के 38,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है और ई संजीवनी के माध्यम से भी देश भर में 37 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन की सुविधा आम जनमानस को देने की कार्रवाई हुई है। यानी समर्थ भारत के लिए भी 65 वर्षों में स्वस्थ बनाने के लिए जो कार्यक्रम होने चाहिए थे उससे कई गुना पिछले 11 वर्ष के अंदर हम सबको देश के अंदर देखने को मिला है। पहली बार गरीब को शासन की योजना का लाभ का हिस्सा बन पाया है। अब चेहरा देख करके नहीं, योजनाएं किसी तुष्टीकरण का शिकार नहीं होती, बल्कि योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उसकी संतुष्टिकरण का आधार देने वाली होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 81 करोड़ लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रति माह 5 किलो राशन की सुविधा प्राप्त करते हैं तो प्रदेश में 15 करोड़ करीब इस योजना से लाभान्वित है। हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के अंदर 15 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से 15 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 65 लाख परिवार इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 लाख परिवारों को देश के अंदर आवास की सुविधा मिली है तो उत्तर प्रदेश में यह संख्या 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिला है और उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से ग्रीन ईंधन एंड क्लीन ईंधन की सुविधा मिले, यह सपना साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जिसमें देश के अंदर 10 करोड़ 33 लाख परिवारों को फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश के अंदर पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी कोई कार्यक्रम चला है। 68 लाख स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त किए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे उद्यमियों को 52,50,000 करोड़ से ज्यादा का लोन उपलब्ध हुआ है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से भी देश में 59 लाख श्रमिक इससे लाभान्वित हुए हैं। अटल पेंशन योजना 7 करोड़ 65 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं और प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 56 करोड़ बैंक खाते खोले गए और इन बैंक खातों में 2,56,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उन गरीबों ने अपनी जमा भी की।
उन लोगों की जमा भी हुई है या गौर सरकार के द्वारा जो अनुदान भेजा गया है, जो सब्सिडी भेजी गई होगी डीबीटी के माध्यम से उन अकाउंट में उन लोगों तक सीधे सीधे पहुंचने का काम हुआ है। और इन सभी योजनाओं की जो परिणति है वह है कि पिछले 10 वर्ष के अंदर 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उभर करके एक नया मध्यम वर्ग के रूप में उभरा है और भारत एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हुआ है। महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले 11 वर्ष के अंदर जो कदम बढ़ाए गए, मैंने पहले इस बारे में कहा था, एक व्यापक परिवर्तन हमें इस क्षेत्र में देखने को मिला है और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त उपस्थिति आज हम सबको देखने को मिली है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या मातृ वंदना का कार्यक्रम, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति का कार्यक्रम हो या फिर विधायिका में यानी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए किए जाने वाले प्रयास, ये सभी वे प्रयास हैं जो नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम हैं। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प और यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर देश के अंदर आगे बढ़ा है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं 90 लाख से अधिक समूह के माध्यम से आज इस योजना के माध्यम से जुड़ करके कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से देश में 3 करोड़ 98 लाख गर्भवती और धात्री महिलाओं को 18,593 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में उठाए गए कदमों का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ के अनुसार जो सेक्स रेशियो देश का था उसको भी बेहतर बनाने में उसके माध्यम से मदद मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो या इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था का बाहरी ढांचा होता है, उसकी रीढ़ होती है और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था पर एक ध्यान केंद्रित किया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उस समय उन्होंने लागू की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना हाईवे के लिए लागू की थी। उसके उपरांत अगले 10 वर्ष तक फिर योजना ठप सी पड़ गई। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान इनकी हाईवे की स्पीड 11 किलोमीटर प्रतिदिन थी और आज ये उससे 3 गुने से अधिक यानी लगभग 35 किलोमीटर प्रतिदिन है। 35 किलोमीटर हाईवे पर डे बनने की स्पीड आज नए भारत की है। आज हमारी 99% ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें यानी ग्रामीण हमारे गांव आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कनेक्टेड हो चुकी हैं और इस दौरान देश के अंदर 3,80,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी पिछले 11 वर्ष के अंदर हुई है और इसी प्रकार से देश के अंदर हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी कार्य हुआ, जिसमें 3,600 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर और देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रारंभ हुई, जो दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। इन 11 वर्षों में लगभग 55,000 किलोमीटर हाईवे का विस्तार हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि आज
भारत की जो प्रतिदिन स्पीड है, हाईवे की स्पीड है, जो आज हाईवे हमारे बन पा रहे हैं, ये 35 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आज बन रहे हैं, जबकि यह 2014 तक मात्र 11 किलोमीटर पर डे की थी। मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन माध्यम मेट्रो, 2014 में देश के अंदर 5 सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा था। उत्तर प्रदेश का एक भी सिटी उसमें नहीं था। और आज देश के अंदर 23 सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा है। यूपी के 6 सिटी ऐसी हैं जहां मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन आज के दिन पर हो रहा है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त तो नई ट्रेन नमो भारत एक्सप्रेस के रूप में, अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में और वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में आज हम सबको देखने को मिल रही है। एयर कनेक्टिविटी 1947 से लेकर के 2014 तक भारत के अंदर केवल 74 हाईवे बन पाए थे, 74 हाईवे बन पाए थे और आज इनकी संख्या बढ़कर के 160 हुई है। 160 एयरपोर्ट आज के दिन पर भारत के अंदर बन गए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर यह संख्या अगर 2017 में केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह और 2 आंशिक रूप से सक्रिय थे, तो आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 16 एयरपोर्ट पूरी तरह सक्रिय हैं और कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत शीघ्र जेवर में गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में सामने आ रहा है। 2014 के पहले का भारत अस्थिर अर्थव्यवस्था थी, लोगों को विश्वास नहीं था क्या होगा भारत में। 1947 से लेकर के 2014 तक भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन गया था और वह अर्थव्यवस्था भी अस्थिर थी। पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, यानी भारत से ऊपर अब भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने उस ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पछाड़ा था, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के सफलतम 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो 1 दशक में दुगनी हुई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यह केवल 79,000 रुपये थी, 79,000 थी और आज यह बढ़कर के लगभग 2.5 लाख हुई है। आप अनुमान कर लीजिए, इसके दायरे को अगर आप देखेंगे तो यह आपको चौंकाने वाले आंकड़े हम सबको प्रस्तुत करते हैं। भारत का निर्यात कई गुना बढ़ा है और यह एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने, आगे बढ़ाने की। और याद करना कि जिस भारत की विकास की दर जिस स्पीड से दुनिया के अंदर बढ़ रही है,
2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2027 का एक टारगेट भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों के सामने, भारत के नागरिकों के सामने पहले ही प्रस्तुत कर दिया। अन्नदाता किसान देश के अंदर राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा 2014 में ही बन पाया था। सॉइल हेल्थ कार्ड हो, कृषि बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ये वे योजनाएं एमएसपी की लागत का 1.5 गुना दाम की गारंटी हो, ये सभी पिछले 11 वर्ष की वे उपलब्धियां, जिसमें देश के अंदर 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की गारंटी, जिसके तहत अब तक 3,68,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खातों में सीधे गए। पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे इन अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों की मुआवजा का मिला है। ये गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। और यही नहीं, देश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 93,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 112 सिंचाई की योजनाएं कंप्लीट हुई हैं, जिसके माध्यम से देश के अंदर 48 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सीड से सॉइल हेल्थ एंड इंश्योरेंस तक, इरिगेशन एमएसपी से मार्केट तक की व्यापक अप्रोच अन्नदाता किसानों को देखने को मिली है। और इसका परिणाम था कि अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। इनाम जैसी एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड जो राष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता के माध्यम से अन्नदाता किसानों को मार्केट में अच्छा दाम मिले, इसकी एक व्यवस्था हुई है। और इसके माध्यम से अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम, एफपीओज का गठन हो, मंडियों के नवीनीकरण की कार्रवाई हो, या गन्ना किसानों को समय से उनका गन्ना मूल्य का भुगतान। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलें बंद हो रही थी। बंद चीनी मिलों को औने पौने दाम पर जो कोऑपरेटिव की थी उनको बेचने की कार्रवाई तत्कालीन सरकारें करती थी। 1996 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का जितना भुगतान 22 वर्षों में हुआ था, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए, उन गन्ना किसानों के लिए 71,000 करोड़ रुपए उससे अतिरिक्त भुगतान हुआ है। यानी अब तक 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान उन 46 लाख गन्ना किसानों को किया गया है, जो गन्ने की फसल के माध्यम से, अपनी कैश क्रॉप के माध्यम से, एकमात्र कैश क्रॉप के माध्यम से वे आमदनी कमाते थे, अपने जीवन में खुशहाली लाते थे। यह डबल इंजन सरकार की वो गारंटी है जो प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। कानून का सम्मान, हर व्यक्ति कानून से बड़ा कोई नहीं। हमें कानून का सम्मान करना होगा, क्योंकि कानून हर भारतवासी को संरक्षण देता है। वंशवाद की राजनीति का अंत, ये परिवारवाद की राजनीति, ये जातिवाद को भी बढ़ावा देती है, देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती है।
इतिहास की उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना है जिसके कारण देश गुलाम हुआ था। उस प्रकार की पुनरावृत्ति फिर न हो, इसके लिए आवश्यक है कि वंशवाद की राजनीति को समाप्त किया जाए। महिलाओं को नेतृत्व, नारी मातृ वंदना कार्यक्रम से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक किए गए अनेक कार्यक्रम, सैनिक स्कूलों में बेटियों की भर्ती हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी पहली बार महिला भी वहां पर भर्ती हो सकती है और वह भी सेना में उच्च सैन्य अधिकारी के पद पर जा सकती, कमीशन अफसर के रूप में जा सकती है। ये पहली बार हुआ। संविधान का सम्मान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए सम्मान, संविधान का हर हाल में सम्मान होगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर 2015 से इस तिथि को आयोजन करने की कार्रवाई ये पहली बार हुआ। आरक्षण की सुरक्षा, सामाजिक दृष्टि से जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनको इस संविधान प्रदत्त सुविधा का अधिकार मिलना ही चाहिए। हर हाल में यह अधिकार उनको मिले, इसके लिए उनकी सुरक्षा, राज्यों में बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके उनके समग्र विकास को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए किए गए प्रयास, ये 11 संकल्प हैं जिसे ध्यान में रख करके पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है। 2014 के पहले का भारत अस्थिर अर्थव्यवस्था थी, लोगों को विश्वास नहीं था क्या होगा भारत में। 1947 से लेकर के 2014 तक भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन गया था और वह अर्थव्यवस्था भी अस्थिर थी। इसलिए 11 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, यानी भारत से ऊपर। अब भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने उस ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पछाड़ा था, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के सफलतम 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दुगनी हुई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यह केवल 79,000 रुपये थी, 79,000 थी, और आज यह बढ़कर के लगभग 2.5 लाख हुई है। आप अनुमान कर दीजिए, इसके दायरे को अगर आप देखेंगे तो यह आपको चौंकाने वाले आंकड़े हम सबको प्रस्तुत करते हैं। भारत का निर्यात कई गुना बढ़ा है और यह एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने, आगे बढ़ाने की। और याद करना कि 2000 जिस भारत की विकास की दर जिस स्पीड से दुनिया के अंदर बढ़ रही है, 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2027 का एक टारगेट भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों के सामने, भारत के नागरिकों के सामने पहले ही प्रस्तुत कर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 11 वर्ष का कालखंड ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति की पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया के द्वारा ट्रस्टेड उस ताकत को देखा है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सबको देखने को मिला है। मित्रों, अब वह प्रवृत्ति नहीं जो 2014 के पहले होता था आतंकवाद के मुद्दे पर कि भारत तो केवल शांति का पक्षधर है। हर हाल में हमें शांति की रट लगाने की जो आदत 2014 के पहले पड़ गई थी, मोदी जी ने न्यू नॉर्मल के माध्यम से उस अवधारणा को पलट करके सज्जनों के साथ, मित्रों के साथ हम लोग शांति से, सौहार्द के साथ विकास की बात करेंगे, लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। यह भारत ने अपनी ताकत के माध्यम से, मेड इन इंडिया की ताकत के माध्यम से करके दिखाया है और दुनिया ने इस ताकत का एहसास अभी हाल ही में हुए इन कार्यक्रमों के माध्यम से देखा है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुद्दे पर भी 1952 से लगातार भारत पर थोपे गए धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करके जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को भारत के कानून के अनुरूप, भारत के संवैधानिक दायरे में लाकर भारत की अखंडता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है।